नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सोनकस भुइयां। आजकल किसान पारंपरिक फसलों के अलावा नकदी फसलों पर भी, जिनमें सब्जी की खेती भी शामिल है, काफी ध्यान दे रहे हैं। कद्दू वर्ग की सब्जियों में करेले की खेती से भी अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं ये एक छोटी सी रिपोर्ट। करेला कद्दू वर्ग की सब्जी है और इसके लिए गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। करेला दूसरी कद्दू वर्गीय फसलों की अपेक्षा अधिक ठंड सहन कर लेता है, लेकिन पाले से इसे नुकसान होता है। इसको कई तरह की मिट्टियों में उगाया जा सकता है। उचित जल धारण क्षमता वाली जीवांशयुक्त हल्की दोमट मिट्टी इसकी सफल खेती के लिए सबसे अच्छी मानी गई है। वैसे नदियों के किनारे वाली जमीन भी इसकी खेती के लिए अच्छी रहती है। करेले की सिंचाई अलग अलग वातावरण और भूमि की किस्म आदि पर निर्भर करती है। ग्रीष्मकालीन फसल की सिंचाई 5 दिन के अंतर पर करते रहें, जबकि वर्षाकालीन फसल की सिंचाई बारिश के ऊपर निर्भर करती है। करेले की अच्छी फसल के लिए खरपतवार और कीट पर भी नियंत्रण रखना जरूरी है, नहीं तो फसल को नुकसान हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। और करेले की खेती पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर घनश्याम साहू जी। घनश्याम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। चूंकि गर्मी आ चुकी है और गर्मी में जो सब्जियां हम ज्यादातर पर देखते हैं घनश्याम जी, उसमें करेला हमें कई तरीके से देखने को मिलता है। एक जो करेला हम देखते हैं बहुत बड़ी साइज होती है उसकी, काफी मोटा होता है, और कई साइज का होता हुआ छोटे छोटे करेले भी मिलते हैं। तो करेले की खेती पर हम चर्चा करें, उसकी फसल के बारे में चर्चा करें, उससे पहले मैं जानती हूँ कि करेला जो कि इतनी कड़वाहट लिया हुआ होता है, इसका फायदा क्या होता है एक सेहतमंद व्यक्ति के लिए करेला खाना, और करेले में कौन से तत्व ऐसे होते हैं जो बेहद जरूरी हो जाते हैं? ज्योति जी, करेले का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि करेले में बहुत अच्छा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कुकुरबिट क्रॉप है, जिसको हम लोग लता वाली जो सब्जियां बोलते हैं, उसमें करेला महत्वपूर्ण है। और कुकुरबिट क्रॉप की एक स्पेशलिटी होती है कि उसमें कुकुरबिटेसिन नाम का एक पिगमेंट पाया जाता है, या कुकुरबिटेसिन नाम का एक तत्व पाया जाता है। जब भी जैसे चाहे खीरा को भी तोड़ते हैं, काटते हैं, तो उसमें अलग टाइप का स्मेल आएगा, लौकी काटते हैं तो अलग स्मेल आएगा, वैसे ही करेला काटते हैं तो कुकुरबिटेसिन के जगह करेले में मेमोडिसिन नाम का एक तत्व पाया जाता है। और इसका जो इम्पोर्टेंस है वो है एंटी डायबिटिक के लिए। डायबिटिक पेशेंट अगर करेले का सेवन करता है तो डायबिटिक खत्म हो जाता है। दूसरा आपको बता दूं कि बहुत सारे वेजिटेबल क्रॉप में करेला ही एक ऐसा वेजिटेबल क्रॉप है जिसमें एक ऐसा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है कि ब्लड प्यूरिफायर का भी काम करता है। इसलिए पहले जो साफी नाम का जो दवा बनाया जाता था, उसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है वो करेले का जूस ही था या करेले का रस ही था। इसके अलावा करेले में आयरन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, साथ ही पोटेशियम बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, और साथ ही इसमें करेला खाने का एक फायदा और है कि इसमें कूलिंग फैक्टर है। अच्छा। इसलिए गर्मी के दिनों में करेला इसलिए खाना चाहिए, जो पित्त वगैरह जो होता है, हाँ, उसको भी करेला काफी अच्छा ठीक करता है। अच्छा, इतना फायदा करेले का आपने बताया घनश्याम जी। खेती के बारे तो चर्चा हम करेंगे ही। करेले की जब सब्जी बनाई जाती है, थोड़ी सी इसलिए मैं चर्चा कर रही हूँ क्योंकि आधे से ज्यादा जो हिस्सा होता है घरों में, ऊपरी हिस्सा, वो निकाल कर फेंक दिया जाता है, तो उसके बाद में उसे कई घंटे तक नमक या पानी में डुबा कर रखा जाता है। तो करेले को क्या हम सीधे काट कर जैसा बना सकते हैं? उससे तो कोई नुकसान नहीं है, या उसके छिलके को जैसे तरोई वगैरह में निकाल दिया जाता है? क्या निकालना जरूरी है? नहीं, जनरली इनके छिलके को नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बताया कि करेले में बहुत अधिक आयरन पाया जाता है। और आयरन पाया जाता है इसलिए जैसे हम लोग स्टेनलेस स्टील या फिर लोहे का जो हंसिया जो जनरली गांव में यूज करते हैं, उससे जब करेला काटते हैं तो उसमें कसेलापन या कालापन आ जाता है। इसलिए वो ट्रेडिशनली लोग इसको पानी में डुबाते थे कि कालापन ना आए, तुरंत काटे और पानी में डुबाएं। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि करेला जैसे राजस्थान और दूसरे अन्य प्रदेशों में इनके छिलके सहित खाते हैं। बिल्कुल। तो छिलके में ही ज़्यादा पोषक गुण है और छिलके में ही ज़्यादा कड़वाहट है, इसलिए छिलके सहित खाना चाहिए। और इससे फिर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज उसका ज्यादा मात्रा में खेती के लिहाज से अगर हम बात करते हैं, चूंकि अब गर्मी शुरू हो चुकी है और गर्मी में अब करेला आने भी लगा है, क्या इस सीजन में भी किसान भाई
करेले की जो खेती है वो कर सकते हैं, लगा सकते हैं? जी जी जी, छत्तीसगढ़ प्रदेश में करेला मुख्यतः बरसात के दिनों में और गर्मी के दिनों में, जिसको हम लोग कहते हैं समर वाली जो करेला है, इन्हीं 2 सीजनों में बहुत अच्छे से करेले ले सकते हैं। बात आती है कि करेला लेते समय किसान भाई ये विशेष रूप से ध्यान रखें कि करेला चूँकि बीज से लगने हैं, इसलिए जब अपन बीज जैसे खेत में सीधा लगाते हैं तो बीज में अंकुरण नहीं आता है। तो पॉलीबैग कल्चर ये बड़ा फेमस है हमारे बस्तर रीजन में, हमारे अंबिकापुर के एरिया में, कि पॉलीबैग छोटा सा जो 12 सेंटीमीटर लंबी और 6 सेंटीमीटर चौड़ी पॉलीथीन में ले और उसमें बढ़िया रो मिक्स करके उसके बाद बीज लगाएं, और बीज जब अंकुरित हो जाए और उसके बाद खेत पर लगाएं। 4 से 6 पत्तियां आ जाए उसके बाद ही उसको मुख्य खेत में लगाना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, मार्केट में हम देखते हैं कि कई प्रकार के करेले आते हैं, तो देसी करेला या इस तरीके का हाइब्रिड करेला, कौन सा ऐसा करेला है जिससे उसकी मेडिसिन जो प्रॉपर्टी है वो भी बनी रहे और किसानों को इसका फायदा भी बहुत अच्छे से मिल सकता है? इसको ज्योति जी मैं ऐसा बताना चाहूँगा कि किस्मों के हिसाब से इनकी साइजें हैं। जैसे पूसा 2 मौसमी हमारे इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली से जो रिलीज वैरायटी है, ये पूसा 2 मौसमी दोनों मौसम में आता है, खरीफ में भी और कह दीजिए समर में भी। तो इस करेले की साइज मीडियम साइज की होती है। एक पूसा मौसमी है वो भी मीडियम साइज की है, लेकिन जो बड़ी साइज की जो करेला अपन बोल रहे थे वो करेला है कोयम्बटूर लांग। तो इसकी जो साइज है कह दीजिए 300 ग्राम 400 ग्राम का एक करेला है, लेकिन जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है वो 28 नंबर करेला है, 22 नंबर करेला है, या पूसा 2 मौसमी जो करेला है, छोटे करेले में ज़्यादा अच्छा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है। बड़े करेले में इसलिए प्रॉपर्टीज नहीं है कि उसमें फ्लैश या गुदा ज़्यादा पाया जाता है और उसमें कड़वाहट कम होती है। वो भरते के लिए विशेष रूप से उन करेलों को यूज किया जाता है बड़े होटलों में। अच्छा, इस महीने में जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं मार्च और अप्रैल का ये महीना है, तो क्या कुछ ऐसे महीने निर्धारित हैं कि इस महीने में ही हम अगर इसको लगा लेते हैं तो मौसम के अनुकूल इसका उत्पादन बहुत अच्छा होता है? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे किसान भाई जनरली क्या करते हैं कि खरीफ के मौसम में धान लेने के बाद हमारे किसान भाई करते हैं उतेरा वाली फसल। कोई चना लगाता है, कोई मूंग उड़द लगाता है, तो वो फसल फरवरी तक हार्वेस्ट कर लेना चाहिए। हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश की ट्रेडिशन ये रही है कि चना की हार्वेस्टिंग हमेशा होली के पहले हो जाता है, और होली के जस्ट बाद करेला का जो सीजन है मार्च फर्स्ट वीक, ये बहुत अच्छा सीजन है। और इस सीजन में अगर करेला किसान भाई लगाते हैं तो लगाते समय विशेष रूप से ये ध्यान रखें कि चूँकि ये करेला जून जुलाई तक चलना है, तो अगर जून में बारिश हो गई तो करेले की फसल को नुकसान नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमेशा करेले को रीज एंड फरो, नाली वाली और कतार वाली जो मतलब मेड़ और नाली वाली बो बना के, बेड बना के करेले को लगाए। इसको विशेष रूप से किसान भाई ध्यान रखे तो करेले की खेती बहुत आसानी से कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर करेले की खेती जैसे की जा रही है, बड़े पैमाने पर की जा रही है घनश्याम जी, इसमें चूंकि मौसम का असर होगा तो प्रकोप बहुत ज्यादा होगा, उत्पादन इसका प्रभावित होगा, और क्या फसल के साथ साथ भी हम करेले की खेती कर सकते हैं, इस पर भी मैं आपसे चर्चा करूंगी। फिलहाल हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम सोनकस भुइयां में। घनश्याम जी, जैसा कि करेले की खेती जो है वो बेल के आधार पर ही होती है, करेले की जो फसल है उसके लिए पूरा खेत जो है वो कब्जे में नहीं होता। क्या दूसरी फसल के साथ साथ भी किसान भाई अगर चाहें तो करेले की खेती कर सकते हैं? बिल्कुल ज्योति जी, इसको हम लोग मल्टी ईयर क्रॉपिंग सिस्टम भी कहते हैं। बरसात के दिनों में जब करेला जब किसान भाई लगाएं तो करेले जैसे बवर सिस्टम में लगा दिए, सीढ़ी में लगा दिए, माशा में लगा दिए, तो नीचे सभी प्रकार की सब्जियां आसानी से ले सकते हैं। और गर्मी के दिनों में विशेष रूप से करेले की जो लता है उसको लू से बचाना है। तो जो स्वीट कॉर्न, मीठा जो मक्का है, और दूसरी जो फसल है, जैसे कई लोग तो क्या करते हैं कि जैसे वो आपकी थोड़ा लेट सोइंग वाली या लेट वैरायटी वाली अरहर लगाते हैं और उसके बीच में करेला लगा देते हैं। अच्छा। तो लू से बचाने वाली जो फसल है उसको भी मक्का वगैरह, मतलब मौसम की मार से भी वो बच जाता है और डबल जो आपकी फसल है वो भी तैयार हो जाती है। बिल्कुल। करेले की जो बृहद तौर पर जो खेती करते हैं, जिन्हें मार्केट में सब्जी उत्पादन के तौर पर बेचना पड़ता है, जब ये करते हैं तो जैसे बीज की सावधानी तो आपने बताया, क्या कुछ ऐसे कीड़े होते हैं जिसकी वजह से फसल का जो आकार है या फसल का जो उत्पादन है वो प्रभावित होता है? बिल्कुल। करेले में 2 प्रकार के कीड़े विशेष रूप से लगते हैं,
और मुख्य जो कीड़ा है वो करेला का जो फ्रूट फ्लाई है, मतलब जैसे कभी कभी हम लोग कड़ा वाला जो करेला रहता है, जब काटते हैं तो देखते हैं व्हाइट कलर का, उसका जो कीड़ा रहता है उसको हम लोग फ्रूट फ्लाई कहते हैं। और ये फ्रूट फ्लाई विशेष तौर पे उन करेलों में लगता है जैसे बरसात के दिनों में, और ये गर्मी जब तेजी से बढ़ेगी और धूप छांव की जब स्थिति आती है तो इन कीड़ों का प्रकोप ज़्यादा होता है। और ये जो कीड़े एक बार अगर घुस गए करेले के फल में तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो उस समय विशेष रूप से किसान भाई ये ध्यान दे कि इस कीड़े के कंट्रोल के लिए फ्रिक्वेंट, मतलब लगातार खेत जाए और पता चले अगर एक भी लता सूख रही है तो समझ जाना कि इस कीड़े का प्रकोप हो रहा है। मतलब ये लक्षण होता है। बिल्कुल बिल्कुल। वो क्या है, पहले शाखाओं से ही अंदर जाता है, तो उस समय एक आध दो लताएं जो अपने आप सूखने लगेगी तो समझ में आ जाता है कि ये फ्रूट फ्लाई का अटैक है। कौन सा मतलब यहाँ पर दवा हम डालेंगे? इसके लिए क्लोरोपाइरीफास नाम की दवा किसान भाई विशेष रूप से डाले, और 10 ग्राम के आसपास एक स्प्रेयर में डाल के चला सकते हैं, और इस कीड़े का नियंत्रण बहुत आसानी से किया जा सकता है। दूसरा जो कीड़ा है उसको हम लोग लीफ माइनर कहते हैं। मतलब करेले की पत्तियों में लीफ माइनर, मतलब ऐसा लगता है कि कोई सांप चल दिया है। वो स्पेशली क्या करता है, क्लोरोफिल को खाता है, और क्लोरोफिल को खाने की वजह से वो पेड़ या वो तो जो शाखाएं हैं या वो जो लता है करेले की वो सूखने लग जाती है। तो इसके लिए भी क्लोरोपाइरीफास नाम की दवा किसान भाई 10 ml एक स्प्रेयर में डाले और अपने करेले को बहुत आसानी से इन दो कीड़ों से बचा सकते हैं। यही दो प्रमुख तौर पे जो कीड़े होते हैं, इनसे अगर कोई किसान अपनी फसल को बचा लिया घनश्याम जी, तो उसका उत्पादन जो है निश्चित रूप से बहुत अच्छा होता है। सिंचाई की भी मैं चर्चा करूंगी, क्योंकि ये बेल के रूप में बढ़ने वाली फसल है। किस मात्रा में जो सिंचाई की व्यवस्था है बहुत से किसान भाई जानते भी हैं, लेकिन हो सकता है कुछ जो नए तौर पर करना चाह रहे हैं वो खेती, उनके लिए जानकारी पर हम चर्चा जरूर करेंगे। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सोनकस भुइयां में। आज हम चर्चा कर रहे हैं करेले की खेती पर। करेला एक अच्छा ऑप्शन है किसान भाइयों के पास, क्योंकि अब सब्जी उत्पादन में भी अच्छी आमदनी होने लगी है। घनश्याम जी, कीड़ों पर हमने चर्चा की, क्या कुछ ऐसी बीमारी भी होती है करेले से जिससे किसान भाई को सचेत रहना चाहिए ताकि उत्पादन प्रभावित ना हो? बिल्कुल, इसमें खास तौर पे पाउडरी मिल्ड्यू जिसको हम लोग बोलते हैं, चूर्णी लासिता रोग, ये स्पेशली जैसे मार्च अप्रैल में जैसे हम करेला लगाते हैं तो नीचे जो पत्तियां होती है जो जमीन से लगी हुई होती है, उन पत्तियों से आगे बढ़ते बढ़ते वो पूरी पौधे में लग जाती है। चूर्णी आसिता जब लगता है तो किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा कि पत्तियों के नीचे की तरफ पाउडर नुमा संरचना, टेलकम पाउडर जो हम लोग देखते हैं पाउडर, वैसी संरचना बन जाती है। वो एक्चुअली में फंगस ग्रोथ है, फंगस की जड़ है। तो उस समय किसान भाई विशेष रूप से ये ध्यान रखें कि हल्का गुनगुना पानी ले ले, और इस गुनगुने पानी में अगर काऊ यूरिन थोड़ा सा डाल सकते हैं तो डाल दें, और तेजी से हाथ से वो जहाँ जहाँ चूर्णी लासिता लगा हुआ है वहाँ पे हाथ से पानी दें तो चूर्णी लासिता का कंट्रोल किया जा सकता है। और केमिकल ट्रीटमेंट्स में इसका सल्फर बेस्ड जो फंगीसाइड है जिसमें सल्फेक्स वगैरह है, उसका भी डस्टिंग किसान भाई कर सकते हैं और बहुत आसानी से करेले को बचा सकते हैं। अच्छा, ये जो कीटनाशक का जो उपयोग किया जाएगा, चाहे वो कीड़े वाली स्थिति में हो चाहे बल बीमारी वाली स्थिति में, इसका जो फल आएंगे उस पर तो कोई नुकसान नहीं होता है? हाँ, बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया ज्योति जी। चूंकि किसान भाई सिर्फ फसल सेल के लिए ना लगाएं, किसान भाइयों को ये देखना होगा कि जब इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड डालते हैं तो कितने दिनों के अंतराल में मार्केट में भेजा जाए। हमेशा दवाई तब डालें जब आज हार्वेस्टिंग अगर करते हैं या आज मार्केट में भेजना है करेले को, तो करेले को तोड़ लें, तोड़ने के बाद दवाई डालें। तो सेकंड जो क्रॉप आएगी या दूसरी तोड़ाई जो होगी वो 12 से 15 दिन में होगी। तब तक इसका रेसिडुअल जो इफेक्ट होता है वो नहीं रहता है या नहीं बराबर रहता है। तो इन चीज़ों का किसान भाई विशेष रूप से ध्यान रखें। हम लोग तो प्रायः जैसे कीटनाशक और ये सब दवा डालते हैं, तो कैसे भी ग्राहक आ जाए हम लोग यही सलाह देंगे किसान भाइयों को कि पैसे की लालच में ना आए, क्योंकि हेल्थ को भी ध्यान में रखना चाहिए।
तो हमेशा मना कर दे कि 10-12 दिन बाद ही हम सेल करें। इन चीज़ों का विशेष अच्छा, तो इतने दिन तक अगर रखा रहता है तो फिर उसका जो कीटनाशक का जो असर होता है वो खत्म हो जाता है? हाँ, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं के बराबर उसका असर रहता है। और नहीं के बराबर असर रहने से चूँकि वो हेल्थ के लिए ज़्यादा नुकसानदेह नहीं है और उसी समय हार्वेस्ट करना चाहिए। अच्छा, पानी पर थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे, समय चूंकि कम है घनश्याम जी। जड़ में कितना पानी इसमें मिलना चाहिए कि आगे चलकर वो या तो ना ही वो पौधे को नुकसान गला दे और ना ही वो सुखा दे? बिल्कुल, कैसे पानी मात्रा देनी बिल्कुल, चूंकि ये लता वाली फसल है और लता वाली फसल को अगर ज़्यादा पानी मिला तो इन लताओं का नुकसान होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। मैं पहले ही चर्चा में बताया कि हमेशा नाली एवं मेड़ वाली पद्धति से लगाएं। तो चूँकि मेड़ वाली पद्धति से लगाते हैं तो लेटरल्स या टपक सिंचाई के माध्यम से बहुत आसानी से पानी दे सकते हैं, निकल जाता है, वहाँ रुकता नहीं है, ज़्यादा रुकना नहीं चाहिए पानी। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसान भाइयों को भी विशेष रूप से कि करेले की फसल गर्मी के दिनों में विशेष तौर पे मार्च, अप्रैल, मई और जून में प्रति करेले का जो पौध है उसको 1.5 से 2 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। उस हिसाब से किसान भाई विशेष रूप से ये ध्यान रखें कि अपने जो टपक सिंचाई का जो संयंत्र है उसको 1.5 घंटे के आसपास चलाएं, उससे ज़्यादा ना चलाएं। और जो फ्लड इरिगेशन कर रहा है उन किसान भाइयों को सलाह दूंगा कि शाम के समय में हल्का पानी जैसे नमी बन जाए उतना ही पानी छोड़े, उसके बाद पानी बंद कर दे। मतलब ये तो स्थिति नमी बनी रहेगी उसमें। बिल्कुल, मतलब ये स्थिति ना आए कि जड़ क्षेत्र को रात भर पानी में डूबा रहे, ये स्थिति नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल। चलिए, करेले की खेती के लिहाज से बहुत अच्छी आपने जानकारी दी घनश्याम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, धन्यवाद। तो किसान भाई अगर अपनी पारंपरिक फसलों के साथ सब्जी की खेती भी करना चाहते हैं तो साथ में करेले की खेती लगाकर भी अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। छोटी छोटी बातों का अगर ध्यान रखें तो अच्छा उत्पादन करेले से ले सकते हैं। सोनकस भुइयां में फिलहाल इतना ही।